तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स पढ़ा रहा हूं। तो आज स्टूडेंट हमें पढ़ना है टॉपिक, आज का टॉपिक जो है हमारा वो आज का लास्ट टॉपिक है, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाया। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वो समझ में आया होगा। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे होमवर्क का बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि होमवर्क रेगुलरली होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं और प्लस दूसरा जो है वो क्लास को रेगुलरली देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा, मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसी तरीके से रेगुलरली पढ़ते रहें। क्लियर है? 2 साल तक आपको इसी तरीके से रेगुलरली पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी आज का टॉपिक जो कि है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई जगह ये काम आता है। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, देखो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ने से पहले मैंने सबसे पहले जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है बच्चों, जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा डबल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ाऊंगा? डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या पढ़ाना है मुझे? डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, या इसको मैं बोल सकता हूं सेकंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड डेरिवेटिव। चलिए मैं लिख देता हूं इसको, तो ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं आप अपनी कॉपी में लिख लें, इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डबल डिफरेंशिएशन, या फिर इसको दूसरा नाम क्या बोला गया है? सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव क्या है उसको समझते हैं कि सपोज करो y इज इक्वल टू, मेरे पास फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी आपको पता है कि y कैसा वेरिएबल है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं बात बहुत बार बता चुका हूं, अब तो आपको ये बात याद हो गई होगी। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये बात आपको पता है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इज इंडिपेंडेंट, यानी जब जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तब तब हमें y की वैल्यू मिलेगी। अब देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं किसके रेस्पेक्ट में? x के, तो मैं बोल सकता हूं y इज, यहां से मैं बोल सकता हूं y इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ, मैंने ऐसा मान लिया y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ क्या है? x है। ठीक है, तो मैं यहां से अगर इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। क्या लिखूंगा? डिफरेंशिएट, भाई ऐसे ही लिखते थे हम, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के। देन हमें यहां से क्या मिलेगा? यहां से तो हमें मिल जाएगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, dy अपॉन कितना? dx मिल जाएगा, और इधर से जो होगा fx को हम लिख सकते हैं f डैश x। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन, इसका दूसरा नाम क्यों बोला? सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब, डेरिवेटिव का क्या मतलब है बच्चों? डेरिवेटिव का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। तो देखो इसको, इस इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, इसको क्या दे देता हूं मैं? इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, डिफरेंशिएट, इसको लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? अब 2 बार डिफरेंशिएशन, अब करना वही है कि इसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं, x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, तो यहां से मैं क्या करूंगा? d अपॉन dx रखूंगा। अब अपने पास नया वाला फंक्शन क्या है? dy अपॉन dx। तो इसको अब मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है एक बार और।
तो dy अपॉन dx को, ये इक्वेशन 2 है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। यहां से मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये हो जाएगा बच्चों अपना एफ डबल डैश एक्स। क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। यही रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सेकंड डेरिवेटिव का। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव है ना, सेकंड डेरिवेटिव, क्लियर। तो ये सेकंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूं, देखो ये d 2 बार हो गया, तो यहां से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, d का स्क्वायर है ना, d इंटू डी कितना, d का स्क्वायर अपॉन d का स्क्वायर इंटू वाई अपॉन dx इंटू dx क्या हुआ, dx का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, dx का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, f डबल डैश इंटू एक्स। यही होता है सेकंड, इसको या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, जैसे आप y को क्या लिखते थे, या तो y लिखो या f ऑफ x लिखो, या फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे या dy अपॉन dx लिखो या फिर f डैश x लिखो। इसको क्या लिख सकते हैं, या तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर लिखो या फिर f डबल डैश x लिखो। तो ये होता है क्या, सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में इसका नाम, दूसरा नाम भी लिख लें, डबल डिफरेंशिएशन और सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर बात समझ आ गई आपको, क्या बच्चों ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से करना है। अब देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको बात और क्लियर तरीके से समझ में आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 ले लिया, मान लो एग्जांपल नंबर 1 मैंने बोला इफ कुछ भी ले लो, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया x cos x, कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन का x cos x फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये फाइंड करना है अपने को, है ना। तो अब करना क्या है, हम क्या करेंगे कि यहां से y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x cos x। बात समझ आ रही है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, 1। अब आपको दिख रहा है y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम डिफरेंट, यानी कि y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। वेरी इजी सर, ये तो हमें आपने पहले ही बता चुके हैं। तो क्या हम इसको dy अपॉन dx लिखेंगे सर। यहां से क्या लिखेंगे, अब सारे मैं आपको डिफरेंशिएशन के रूल बता चुका हूं, इसीलिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन नहीं लिया है। इसको ऐसा लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब बताओ इसमें कौन सा रूल लगेगा, सोचो। क्या हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या बोलता है, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, इसको मानो 1, इसको मानो 2। तो अब मल्टीप्लीकेशन रूल क्या बोलता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन रूल ये बोलता है आपको कि dy अपॉन dx रखेंगे इधर से, तो यहां से x को छोड़ो और सेकंड वाले का, फर्स्ट को छोड़ो और सेकंड वाले का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस साइन आएगा, फिर सेकंड वाले को आगे लिखो और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर डालो। वेरी इजी। तो यहां से ये क्या हुआ बच्चों, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, dy अपॉन कितना, dx बराबर कितना है, बोलो तो x। तो x cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x। बात समझ आ रही है। फिर प्लस रखेंगे, तो cos x को तो वैसे के वैसे ही लिखना है, तो cos x को तो हम वैसे ही लिख देंगे, पर x का डिफरेंशिएशन सोचो क्या होगा, x की पावर 1 है, तो पावर रूल लगाएंगे, तो x की पावर 1 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, अलग से देख लेते हैं रफ कॉलम में। तो 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस 1, दैट इज x की पावर 0, और वो कितना होता है 1। बात समझ आई। तो इसको रफ कॉलम में लिख लेना आप, वैसे आपको आता होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसको हटा देता हूं मैं। तो यहां से क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो ये कितना हुआ यहाँ से dy अपॉन कितना dx हो गया, और इधर से क्या लिखेंगे, माइनस का x साइन x, प्लस का कितना हो जाएगा cos x। बात समझ आई। तो ये हमने क्या निकाल लिया, dy अपॉन dx। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम, 2 दे देते हैं। ठीक है, ये तो एक बार हमने डेरिवेटिव किया, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी पहली बार डिफरेंशिएशन किया। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना।
आगे एक चैप्टर पढ़ोगे काइनेमेटिक्स, वहां इसका यूज होगा ना। देखो तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x इज अ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से इसको अगर करेंगे तो इसको तो लिखेंगे d/dx, क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन है x। यहां से क्या लिखेंगे, इसको एज इट इज वैसे लिखेंगे dy/dx। इधर से क्या लिखेंगे, d/dx लिखेंगे, और ब्रैकेट में x sin x प्लस का हो जाएगा cos x। ठीक है, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, और एक चीज का थोड़ा ध्यान दें, कई बार होता है, कई बार देखो कई बार ऐसा हो जाता है ना, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। कई बार मैं हो सकता है बोर्ड पे कई बार कैलकुलेशन में, है ना, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में 2 की जगह 4 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप ऑटोमेटिकली समझ लेना कि गलती से लिखी होगी बात। समझ आ रही है बात। तो कई बार 1-2 लेक्चर में ऐसा हो जाएगा, तो और हो सकता है आने वाले लेक्चरों में ऐसा हो जाए, तो आप बच्चों उस चीज को, उस कैलकुलेशन को आप करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर मैं बोलूं 2 into 4 कितना होता है, 8 होता है, तो आप 2 into 4 जानते हैं 8 होता है। अब कई बार क्या होता है, मैं बोर्ड पे अगर पढ़ा रहा हूं, मैंने 2 into 4 6 लिख दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 6 नहीं होता, वो 8 ही होता है, पर वो गलती से मैंने लिख दिया होता है। ठीक है, क्लियर है। कई बार ध्यान नहीं रहता, इसीलिए मैं लिख देता हूं ऐसा, उसको आप खुद से करेक्ट कर सकते हो कि हाँ चलो ये गलती से हो गई है गड़बड़। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। तो ये कितना होगा, d इंटू डी कितना हुआ, d² y, और dx इंटू dx कितना हुआ बच्चों, dx²। इधर से क्या लिखेंगे, क्या इसको ऐसा लिखेंगे d/dx, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहां से क्या हो जाएगा माइनस का x sin x, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का d/dx कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, अब करना कुछ भी नहीं है, यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये तो हो जाएगा d²y/ कितना dx²। तो यहां से माइनस को बाहर ले लें, तो यहां से कितना हो जाएगा d/dx। ठीक है, तो यहां से क्या x sin x। ठीक है, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस का sin x। तो ये तो मैंने डायरेक्ट ही कर लिया। ठीक है, अब देखो अगेन इसमें कौन सा रूल लगेगा, देखो ये अलग फंक्शन है ना, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये क्या है अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको फर्स्ट माने, इसको फर्स्ट मान लें, और इसको क्या मान लें सेकेंड। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है बोलो तो, प्रोडक्ट रूल सर इतनी सी बात बोलता है कि पहले को छोड़ो और दूसरे का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो माइनस को तो यहीं रखेंगे, पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर आप क्या करोगे, फिर प्लस लिखोगे, फिर दूसरे को छोड़ो और पहले का डिफरेंशिएशन कर डालो जल्दी से। तो ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे माइनस sin x आएगा ही आएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, d²y/dx²। यहाँ से अब देखो तो ये माइनस, तो बोलो यहाँ से कितना, sin x का क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस का cos x। ठीक है, और sin x को वैसे के वैसे लिखेंगे, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये मैं बता चुका हूं, माइनस का क्या हो जाएगा sin x। अब देखते हैं यहां से क्या लिखेंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना बच्चों, वो आएगा d²y/dx²। माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस का x cos x। ठीक है, और माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस का sin x, फिर यहां से ब्रैकेट तो हट गया, तो माइनस का sin x। ठीक है, माइनस का sin x, माइनस का sin x क्या होगा बोलो तो, क्या लिख सकते हैं यहां से, ये हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा x cos x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 sin x। ये लो आ गया आंसर। बताओ ये बात समझ आएगी आपको। तो ये क्या हुआ अपना डबल डिफरेंशिएशन, ये क्या हुआ अपना डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको फटाफट से नोट कर लें। तो अभी मैंने डबल डिफरेंशिएशन पढ़ाया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहली चीज जो मैंने पढ़ाई है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो बताऊंगा, पर उसमें पहले क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं सब बताते हुए चलूंगा आपको। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें, हटा दो। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, अब आगे जो हम बात करने वाले हैं
वो करेंगे हम एक और क्वेश्चन की, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं इसको। अब देखो मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेग का वेलोसिटी यानी वेग का, एक्सेलरेशन यानी प्रवेग का, ये सब फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी बताया था, फोर्स का फॉर्मूला भी बताया था, वर्क का, फोर्स का। अब देखो एक चीज यूज कर लेते हैं हम, तो हमें ये बात, अच्छा 9th क्लास में भी तो पढ़ा होगा आपने वेलोसिटी यानी वेग का फॉर्मूला, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पढ़ा है ना। तो बस उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम, तो हमें ये बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब इससे जो अगला वाला चैप्टर है ना, वो हम इसी वेग, एक्सेलरेशन यानी प्रवेग, इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर आएगा वो इसी के बेसिस पे होगा। तो देखो अगला जो है अपना क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ S यानी S इज इक्वल टू आप ले लो 3t स्क्वायर, है ना, 3t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3t स्क्वायर प्लस ले लो आप 2t, ठीक है, माइनस, ऐसे ले लो 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द एक्सेलरेशन, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कितने सेकेंड पे? 4 सेकेंड पे। s क्या है, ये s गिवन है यहाँ पे, s है डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्थानांतर, डिस्प्लेसमेंट है यानी कि क्या, स्थानांतर, ठीक है। एक्सेलरेशन यानी प्रवेग निकालना है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है वो देख लेते हैं। देखो हमें ये गिवन है कि st, ये t का मतलब क्या हुआ, याद करो, यानी s कैसा वेरिएबल है, देखो st लिखा हुआ है ना, ये st, तो st बराबर कितना है 3t स्क्वायर माइनस कितना है 2t प्लस का कितना है 3। तो t का क्या मतलब है, s यानी स्थानांतर कैसा वेरिएबल है, स्थानांतर यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल, कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट है ना बच्चों। देखो कैसे पता किया सर आपने, तो बहुत आसान है कि जब हम t की वैल्यू रखेंगे तब क्या हमें s की वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, यानी कि t तो इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और s कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आ रही है। तो अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, ये चीज आपको क्लियर है, तो देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिखें, या फिर इसको आप चाहें तो इस s ओनली s भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, है ना, इसको ना इसी तरीके से लिखो जिससे आपको बात समझ में आए। s को ऐसे ही रहने दो, वो तो आपको समझ आ ही रहा है कि t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये s को ऐसे ही रहने देते हैं जिससे आपको क्लियरली बात समझ में आए, ठीक है। s कैसा वेरिएबल, डिपेंडेंट, t कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या किया, s बराबर, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ s। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, x से नहीं करना है इस बार, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, टाइम कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या है, t यानी कि टाइम, ठीक है। तो टाइम के ऊपर करेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे बोलो, तो यहां से लिखेंगे ये हो जाएगा d/dt, है ना, इंटू s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt, है ना, और यहां से क्या लिखोगे 3t स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कितना है 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस कितना है 3, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट यहां कर लेते हैं हम, तो यहां से ये ds/dt, ये तो हो गया ds/dt, तो ds/dt को ds/dt लिखा रहने दो। अब देखो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें सम एंड डिफरेंस रूल पता है, 3t स्क्वायर करेंगे, फिर इस d/dt को इससे कर देंगे तो माइनस का कितना आएगा d/dt, है ना, अब तो आ ही गया होगा आपको 2t, फिर प्लस का d/dt इंटू 3। अब बोलो ds/dt को क्या लिख सकते हैं, याद करो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेग का फॉर्मूला होता है ds/dt। अगर नहीं पता है तो ये मैं रफ में
लिख देता हूं, आप इसको भी रफ में उतार लें। ठीक है, v का फॉर्मूला क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, छोटा चेंज, ये इंस्टेंटेनियस, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, पर अभी इतना याद रखें ds बाय क्या होता है, dt होता है। तो इसको आप लिख लें। तो देखो यहां से ds बाय dt को क्या लिखा, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो इसमें 3 को बाहर लाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, d अपॉन dt। ठीक है, और ये हो जाएगा ओनली t स्क्वायर, यहां से 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो तो d अपॉन dt, ये t हो जाएगा, और यहां से 3 को ले लो बाहर तो अंदर क्या बचेगा, 3 को ले ले बाहर, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, v बराबर 3, t का डिफरेंशिएशन पावर रूल, तो पावर रूल क्या बोलता है, ये तो आपको पढ़ा होगा, 2 आएगा आगे, t की पावर 2 माइनस 1, यहाँ से लिखेंगे 2, ये पावर 1 है तो ये 1 आगे आगे जाएगा, t की पावर 1 माइनस 1, और यहाँ से ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि इसका 0 करोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से v बराबर क्या लिखोगे, 3 2 जा 6, 6t, t की पावर 1, ये हो जाएगा कितना, -2, क्योंकि t की पावर कितनी है, 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो v बराबर कितना आया, 6t माइनस का 2, क्योंकि t की पावर 0 का मतलब कितना, 1 होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो v आ गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो आप, 1 दे दो, सॉरी 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो बच्चों, 2 दे दो, दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। ये तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक बार क्या किया हमने, इसका विकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे हम, 2 बार करेंगे, तो एक डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ, सॉरी s इज अ, v इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है सर। तो क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, यहां से तो dv अपॉन dt हो जाएगा, यहां से क्या लिखेंगे, d अपॉन dt। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, 6t माइनस कितना, 2। ठीक है, और dv बाई dt क्या होता है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको बता देते हैं हम, dv बाई dt इज इक्वल टू a, यानी कि एक्सेलरेशन होता है, प्रवेग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रवेग यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नोट कर लेना इसको। तो इसको क्या a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे हम d अपॉन कितना, dt इंटू 6t माइनस का कितना, d अपॉन dt इंटू 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 6 को ले लो बाहर बच्चों, d बाई डी टी इंटू टी की पावर कितनी है, 1 है, 1 लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर कितना, देखो 6, t की पावर 1 का कितना होता है, t की पावर 1 का कितना, 1 ही होता है। 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, पर एक बार फिर से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर कितना आया, 6, कितना आया, 6। मान लो ये s किस में था, ये s जो था ये मीटर में था, है ना, इन मीटर। s किस में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद करो यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूनिट होती थी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ चुका है डबल डिफरेंशिएशन से। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसका जो अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा। इज दैट क्लियर? चलिए नोट करिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कर डालिए जल्दी से। चलिए हटा दूं क्या? चलिए, तो ये मैंने आपको दे दिया है और होमवर्क में इसका आपको दे देता हूं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाता हूं इसी के, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ठीक है। तो होमवर्क मैं आपको लिख देता हूं, इसको आप नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए। तो ये होमवर्क हो गया, इधर लिख देता हूं होमवर्क बीच में, जिससे आपको दिखाई दे होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या क्या फाइंड करना है, देखो ये करना है। अगर y इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4,
ठीक है। फिर आपको y इज इक्वल टू दे रखा है, मान लो x साइन x, ठीक है, क्या दे रखा है, x साइन x, ठीक। फिर आप ले लो y इज इक्वल टू कितना, x इंटू ई की पावर x, ठीक, क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, इनको कर लेना आप लोग। तो ये होमवर्क हो गया आपका डबल डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। क्या फाइंड करना है सब में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लो, पहले तो हटा दो। चलिए चलिए, तो आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये डबल डिफरेंशिएशन समझ में आया। तो आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है अपना ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स स्लोप, ठीक है। बी नंबर डाल के लिखना, ग्राफ इसी के अंदर है ना, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स स्लोप, ठीक है। तो यही पढ़ना है हमें, ठीक, क्लियर। चलिए समझते हैं इसको, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स स्लोप, है ना। तो यहां पे पूरा देखते हैं हम क्या होता है फंक्शन, ठीक है। अब देखो इस तरीके से मैं मान लेता हूं, सपोज करो ये मेरे पास ग्राफ था, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ इसी तरीके का ग्राफ लिया था। तो ये तो मैंने मान लिया कितना, ये तो मान लो y, ठीक है। इसको क्या मान लो आप, x एक्सिस। अब देखो ग्राफ मैं ऐसे मान लेता हूं, ठीक है। तो आप इस तरीके से, पिछला ऐसे लिया था ना हमने, इस तरीके से ले लो आप, ठीक बच्चों, ओके। तो ये ग्राफ, एक मिनट, ठीक है, ऐसा ले लो एक ग्राफ, ओके। तो देखो यहां पे, अब देखो एक चीज समझे आप कि हमें, अच्छा ये कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, 0,0 होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लिया। y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब आपको एक बात तो पता है, इधर लिख लेना इसको, आपको ये पता है कि y कैसा वेरिएबल है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, यानी y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। और x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्लियर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये दो चीज तो हमें पता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब जब मैं x की ग्राफ में, जब जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, तब तब मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, तब तब मुझे वैल्यू क्या मिलेगी भाई, जब जब मैंने क्या किया, इस तरीके से समझो कि जब जब मैंने क्या किया, यहां पे मान लो सपोज करो मैंने इस पॉइंट पे रखी वैल्यू, मैंने मान लो ये x रखा, मान लो ये x1 रखा, तो जब मैंने इसको x1 रखा ना, तो ये बताओ इसको x1 रखा तो क्या मुझे y1 भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने मान लो यहाँ पे क्या रखा, एक वैल्यू रख दी, मान लो ये x2 रख दी, तो क्या इसी तरीके से मुझे क्या मिलेगा, y2 मिलेगा, ठीक है। यानी कि जब मैं, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या मुझे y की कुछ वैल्यू मिल रही है, जब मैं x2 की वैल्यू या x2 की कुछ भी वैल्यू मान लो 2 रखता हूं तो क्या मुझे y2 की वैल्यू मिल रही है। इसी तरीके से अगर मैं और देखूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि जब मैं x3 की वैल्यू रख रहा हूं, जब मैं x3 की वैल्यू रख रहा हूं तो क्या मुझे y3 की भी वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है सर, बात समझ आ रही है आपको। तो y कैसा वेरिएबल है, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, x के ऊपर, वेयर x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ आ रही है बात। तो बच्चों सबसे पहले इसको समझने से पहले, क्या आपको मैंने बेसिक लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप बताया था, तो उसी स्लोप से समझते हैं। अब देखो मैंने इसको हटा देता हूं मैं, तो मैं 2 पॉइंट लेके समझाता हूं आपको, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक जो मैंने ये पॉइंट लिया ना बच्चों, इस पॉइंट को मैंने x1 ले लिया, यहां से यहां तक कितना पॉइंट है, x1 है ना, ये कितना है x1, और यहां से यहां तक का कितना है बच्चों, ये y1, ठीक है। और यहां से यहां तक का कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, x2। तो अगर मुझे स्लोप निकालना है किसी एक पॉइंट पर, मान लो यहां से लेकर यहां तक, तो मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट खींचूंगा इस तरीके से, है ना, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से मैं टेंजेंट देखूंगा, ये टेंजेंट,
ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे, मुझे ये P पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने एक टेंजेंट डाला, अब क्या किया मैंने, स्लाइटली इसको बढ़ा के x1 से कितना बढ़ा दिया, मान लो पहले पार्टिकल x1 पे आया, अब x1 से बढ़ा के थोड़ा सा बढ़ा के मैंने कितना कर दिया, इसको x2 पे ले आया। तो x2 पे बढ़ा के मैं क्या इस पे P पॉइंट पे एक टेंजेंट डालूंगा। अब मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दिया, टेंजेंट आप जब समझते हैं तो टेंजेंट डालते क्या हुआ कि आपको समझ आ रहा है कि सर ये तो है ना, ये डिस्टेंस तो कितना है बच्चों, y2 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है y2, और ये वाला डिस्टेंस कितना है अपना, ये वाला डिस्टेंस कितना है x2, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं बताओ ये कितना होगा, ये अगर ये छोटा सा एक ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल कैसा दिख रहा है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 है तो ये एंगल थीटा, तो अगर मैं देखूं ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, थीटा होगा। तो याद करो स्लोप का फॉर्मूला, क्या स्लोप मैंने आपको बताया, मैं अगर इस ट्राइंगल को लिखूं, ट्राइंगल का नाम ले लेता हूं PQO, तो बोलो PQO इन राइट एंगल ट्राइंगल, PQO इन राइट एंगल ट्राइंगल PQO, बोलो PQO में tan थीटा क्या होगा, PQO में tan थीटा क्या होगा बच्चों, क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये बताओ, ये y2 ये y1, भाई ये y1 ही होगा, तो क्या इसको लिख सकता हूं मैं यहां से, इसको क्या लिख सकता हूं, y2 माइनस y1 लिख सकता हूं, ये कितना होगा x2 माइनस x1, है ना, यही किया था हमने स्लोप में। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, tan थीटा बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन कितना x2 माइनस x1, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं लिख देता हूं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या हुआ बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या हुआ, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन कितना x2 माइनस x1। क्या ये बात समझ में आई, यही tan थीटा हमारा क्या है बच्चों, स्लोप है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहां से, चलिए बताइए क्या लिख सकते हैं यहां से, क्या इसको मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू क्या, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो बोलो tan थीटा बराबर कितना, भाई ये y2 माइनस y1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैंने चेंज हल्का सा चेंज लिया, दिखाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना दिया, चेंज कैसा हुआ छोटा, तो छोटे चेंज को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। अगर बड़ा चेंज होगा तो डेल्टा से डिनोट करते हैं, और छोटा चेंज होगा तो किससे डिनोट करते हैं, d से। तो tan थीटा बराबर कितना है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो ये क्या लिख सकते हैं, क्या इसको ही मैं बोल सकता हूं m स्लोप, इसी को क्या बोल सकता हूं स्लोप। तो यानी m बराबर m क्या चीज है, यहां पे m बराबर क्या लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा बराबर कितना है dy अपॉन dx, यही हमारा बच्चों क्या है, स्लोप है, इसी को क्या बोलते हैं स्लोप। इस पे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं बेसिक इसी चैप्टर में, जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया। तो m को क्या बोलते हैं, m इज द स्लोप, ठीक है, m बराबर tan थीटा और tan थीटा बराबर dy अपॉन dx। क्लियर, बात समझ आ गई आपको, क्लियर है सबको। तो स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें आप लोग, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, tan थीटा क्या है, स्लोप है, ठीक। चलिए रफ कर दो, चलिए रफ कर दो बच्चों, ठीक है, चलिए रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई गई है, चलिए तो हटा दो इसको, चलिए चलिए जो इसी के अंदर अपना सी वाला टॉपिक है ना, बी आपको समझ आ गया। अब सी पढ़ेंगे, सी हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ, स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ, स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। तो ध्यान दें, तो इसमें जो सबसे पहली चीज होगी सी के अंदर, हम पहले बनाएंगे स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ये x है, ये अपना क्या है y, ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है कि अगर आपका ग्राफ इस तरीके से जाए, इस तरीके से जाए आपका ग्राफ, है ना, बढ़ता हुआ, तो अब देखो इस तरीके से जाने का मतलब क्या समझो कि मान लो इस पॉइंट पे लेता हूं मैं, इस पॉइंट पे, तो मान लो मैंने इस पॉइंट पे लिया कि ये डिस्टेंस कितना हुआ x1, ये डिस्टेंस कितना हुआ y1, मान लो इस पॉइंट पे लेता हूं मैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये डिस्टेंस कितना होगा y2,
ये डिस्टेंस कितना होगा x2, मान लो इस पॉइंट पे लेता हूं मैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है y3, और ये डिस्टेंस कितना है x3, मान लो एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये x4 और ये क्या हो जाएगा y4। तो हो क्या रहा है इसमें, क्या चक्कर हो रहा है, देखो क्या चीज समझ रहे हो आप इससे, कि हम एक चीज समझ रहे हैं, ग्राफ को भूल जाओ, अब एक चीज समझो कि जब हमने x1 की वैल्यू पुट की है ना, जब हमने x1 की वैल्यू पुट की तो क्या हमें y1 की वैल्यू मिली, बिल्कुल मिली। यानी कि अब फिर जैसे ही मैंने x1 को बढ़ा के x2 कर दिया, ये तो 0,0 था, तो मैंने जब x1 को बढ़ा के x2 बढ़ा दिया, डिस्टेंस किसमें, डिस्टेंस बढ़ा दिया x में, तो जब मैंने x2 को बढ़ा दिया, मतलब x को बढ़ा दिया, यानी वो x2 पे चले गए पोजीशन पे, तो क्या हमारा y भी बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया y2। यानी जब मैं उसको x3 बढ़ा दूंगा तो क्या हमारा y कितना हो जाएगा y3, जब मैं इसको x4 बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा y4। यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे पहचानेंगे कि अगर x बढ़ रहा है, अगर क्या हो रहा है x बढ़ रहा है, x बढ़ने पे अगर y की वैल्यू भी बढ़े, भाई इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ये मतलब है, इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है, स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऐसे लिखना है इसको, ग्राफ तो है ही ये, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का बढ़ने, इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पहचाने हम ग्राफ में, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब बढ़ेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कब बढ़ेगा, जब वैल्यू ऑफ x इंक्रीज होगी, जब वैल्यू ऑफ x इंक्रीज है ना, इंक्रीज ऐसे लिख लेना, वैल्यू ऑफ x इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ y भी इंक्रीज होगी, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पहचानना है, जब वैल्यू ऑफ x इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ y भी इंक्रीज होगी। पहली बात तो ऐसे पता करें। दूसरा काम ये करें कि आप एक चीज समझें कि देखो ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको पॉइंट, मान लो ये a पॉइंट दिख रहा है आपको, ये b पॉइंट दिख रहा है आपको, मान लो ये c पॉइंट दिख रहा है, ये d पॉइंट दिख रहा है। तो अगर इस पे मैं टेंजेंट डाल के एंगल बनाऊं ना, तो मान लो इस पॉइंट पे मैंने एंगल बनाया, ये एंगल कितना है θ1, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डलाया तो ये एंगल कितना है θ2। इस पॉइंट पे मैंने एंगल बनाया तो ये एंगल कितना है θ3, ठीक है। इस तरीके से इस पॉइंट पे मैं एंगल बनाऊंगा तो ये एंगल कितना है θ4, ठीक है। 4 एंगल बनाए है ना। अब एंगल थोड़ा सा सही बनाना है, इसको थोड़ा सा सही बनाना है ना, ये इस तरीके से बनेगा, ये θ2 और ये इस तरीके से θ3, ठीक है। और ये बनेगा अपना θ4, ठीक है। ये टेंजेंट डाल दिया। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, पहली बात तो ये याद रखना है, जब स्लोप, यानी स्लोप का मतलब क्या है, टेन थीटा क्या हो, एक्यूट एंगल हो। कौन सा एंगल हो, एक्यूट एंगल। जब टेन थीटा एक्यूट एंगल होगा तो जो टेन थीटा होगा वो, जब टेन थीटा एक्यूट एंगल होगा तो जो स्लोप होगा वो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो स्लोप पॉजिटिव होगा। कैसे पता गया, तो एक बात बताओ, इस तरीके से भी स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपने कैसे पता किया, आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चला, तो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री एंगल होता है। तो लेस देन 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मुझे बताओ, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, ऑल साइन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है पॉजिटिव होता है। 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 10 अगर पॉजिटिव है, यानी लेस देन 90 डिग्री है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते ही 10 क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और अगर 10 पॉजिटिव, तो 10 थीटा पॉजिटिव, तो उसका स्लोप भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। कैसा होगा,
पॉजिटिव। बात समझ आ गई? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? स्क्रीन को पॉज करके ये नोट कर लेना। ये मैंने आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन समझाया है इस बात का। और दूसरी बात ये समझें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ए से गए बी पर, यानी आप एक बात और लिख सकते हैं, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3 ग्रेटर देन θ4, है ना। सबसे बड़ा देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो आपका स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज तो होता जा रहा है, पर ये थीटा जो है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। थीटा क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये बात मैंने किसकी कर ली, इंक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर सेकंड नंबर डाल के लिखते हैं। क्या पढ़ेंगे सेकंड? क्या पढ़ेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या पढ़ना है हमें? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन भी बहुत ईजी है ना, समझ लेना इन बातों को। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, देखो ग्राफ बनाते हैं। चलो ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ में क्या है, देखो इस तरीके से हमें क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस। इस तरीके से क्या है बच्चों, वाई एक्सिस। अब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर बात करें तो इस तरीके से ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज होने का मतलब, अब देखो किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो भले से, मान लो ये तो कोऑर्डिनेट 0,0 हुए, तो अगर मैं यहां से चेक करता हूं तो कंटिन्यूसली क्या होगा, देखो यहां पे मान लो ये यहां पे ये इसका y1 था, ये क्या था इसका x1, फिर यहां पे आए हम तो ये क्या हो गया, ये y2 हो गया, ये क्या हो गया x2। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहां आया तो ये क्या हुआ y3, ये क्या हो गया x3। तो कंटिन्यूसली होता क्या जा रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या होता, x की पोजीशन रखते थे तो y की भी आती थी, फिर x को चेंज किया तो मतलब x को बढ़ाया तो y भी बढ़ गया। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन में होता है। डिक्रीजिंग में क्या हो रहा है भाई, डिक्रीजिंग में मान लो ये a पॉइंट है, ये मान लो b पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है c पॉइंट। तो क्या होगा, जब x की वैल्यू आपने x1 रखी तो y1 मिल गया, फिर जैसे ही आपने पोजीशन को चेंज किया आप आगे बढ़े तो आगे बढ़ते ही x की वैल्यू तो बढ़ रही है, x की वैल्यू तो बढ़ रही है, पर y की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, कम होती। पहले ये थी y1, अब क्या हो गई y2 कम हो गई, फिर मैंने और किया x को वैल्यू को बढ़ाया तो x की वैल्यू को बढ़ाते ही क्या मेरा y3 और कम हो गया, यानी मेरी y की वैल्यू और कम हो गई। तो आप यहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन में ये लिख सकता हूं मैं, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या लिख सकता हूं कि x की वैल्यू बढ़ाने पर, x की वैल्यू बढ़ाने पे क्या होता है, x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। y की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जैसे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी एंगल देख लेते हैं। तो आप एंगल ये बनाओगे ना, पहला टेंजेंट ऐसे बनाओगे, तो आप टेंजेंट ऐसे बनाओगे तो देखो ये एंगल जो बनेगा ना इस पॉइंट पर ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा ना ये इस तरीके से बनेगा, ये एंगल θ1। फिर आप इस पॉइंट पे बनाओगे, मान लो इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाला इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालने पे क्या होगा, आप देखोगे ये लाइन खींची आपने तो ये एंगल बी पॉइंट पे डाला तो ये एंगल θ2 मान लो। फिर इस पॉइंट पे डालोगे तो आप टेंजेंट ऐसे डालोगे, ठीक है, ये इस तरीके से टेंजेंट डालोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से ना थोड़ा सा, तो क्या होगा ये θ3 मान लो, टेंजेंट आप इस तरीके से डाल देना। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपना, सही बनाना इसको, एक काम करता हूँ दूसरे मार्कर से बना देता हूँ। इस तरीके से ग्राफ था, तो क्या होगा देखो, इस तरीके से टेंजेंट बनाओगे तो क्या होगा, यह एंगल कितना θ3 ग्रेटर देन थोड़ा सा 90 होगा, ये ग्रेटर देन क्या होगा 90 होगा, है ना। सही बनाओगे कॉपी में तो बनेगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब देखो यहां पे कंटिन्यूसली होता क्या जा रहा है। पहली बात तो ये जो एंगल बन रहे हैं ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं। कौन से एंगल बन रहे हैं,
तो ऑब्ट्यूज एंगल, तो यानी m बराबर क्या है टेन थीटा, और टेन थीटा जो बन रहा है ना बच्चों वो बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे एंगल बन रहे हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। और जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो क्या होते हैं भाई? एक्यूट एंगल तो क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री, है ना। लेस देन क्या होते हैं? 90 डिग्री, यहां लिख लेना, लेस देन 90 डिग्री, है ना। ये एक्यूट होते हैं। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं? ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से बड़े एंगल। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? जो इसका स्लोप बनेगा ना बच्चों, वो स्लोप क्या होगा? स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव होगा, ये होगा। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? दूसरी बात ये याद रखनी है कि कंटिन्यूसली हमारा नीचे बढ़ते बढ़ते एंगल कम होता जा रहा है या ज्यादा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं थीटा 1, यहां पे थीटा 1 क्या होगा इस वाले केस में? थीटा 1 ग्रेटर देन क्या होगा? थीटा 2 ग्रेटर देन क्या होगा? थीटा 3, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये अपना भाई जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो वैसे वैसे ये एंगल थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 एंगल कम होता जा रहा है ना। तो थीटा 2, फिर ये थीटा 2 किससे बड़ा है? थीटा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन का तो स्लोप नेगेटिव होगा क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो क्वाड्रेंट की फॉर्म में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो साइन और कोसेक ही थीटा होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। क्योंकि हम टेन की बात कर रहे हैं तो टेन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। तो अगर टेन थीटा नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी वो ग्रेटर देन क्या है? 90 डिग्री। तो अगर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इस चीज को आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें आप लोग, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई। चलिए हटा रहा हूं मैं इसको। चलिए तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, आगे मैं जब काइनेमेटिक्स में और कहीं जगह ग्राफ बनाऊंगा तो आपको यही यूज लेना है, ठीक है। चलिए तो हटा दो इसको। चलिए तो ये बात मैंने आपको समझा दी। अभी हम आज के क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। क्या पढ़ना है? डी पढ़ना है हमें। इस तरीके से लिख लें आप, डी लिख लें आप। डी क्या पढ़ना है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। देखो सारी चीज इजी है, बस समझना है आपको कि अब देखो यहां से वही चीज मैं वापस से बोलता हूं कि y इज इक्वल टू, मैंने बोला एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या बोला? एफ ऑफ एक्स। यानी कि इसका मतलब अगेन वही चीज है ना कि y की वैल्यू कब मिलेगी हमें? जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू पुट करने पर, x की वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगा? x की वैल्यू पुट करने पर हमें y मिलेगा। x की वैल्यू पुट करने पे हमें y की वैल्यू मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो अब ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो मैक्सिमा और मिनिमा, तो कंडीशन क्या होती है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो तो अब क्या करना है, इस तरीके से मैं ऐसे लिखना, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड
मिनिमा है ना इसी के अंदर। तो अब देखो इसमें ये चीज़ हमें समझनी है। अब तो देखो हमने क्या किया, एक ग्राफ बना लेते हैं हम सबसे पहले इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, ये हुई y की, ये हुआ x, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस तरीके से हम ये एक वैल्यू बना लेंगे, ये ग्राफ बना लेंगे हम, ठीक है। ठीक, एक ग्राफ बना लिया हमने। अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बच्चों, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है इसका? मैक्सिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये इसका पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये मिनिमम। तो ये तो हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा अपना y1, ये क्या हो जाएगा अपना y2, और ये क्या हो जाएगा अपना x2, ठीक है। क्लियर? इस तरीके से अब इसको समझना आप, है ना। ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जा सकते हम। ये कौन सा पॉइंट है हमारा? मिनिमम पॉइंट, ठीक है। इससे नीचे नहीं जा सकते, ठीक। ये मिनिमम है, ये क्या है अपना मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए अब क्या करना है, मान लो इस मैक्सिमम पॉइंट की बात करता हूं, तो मैक्सिमम पॉइंट पे अगर मैं स्लोप देखूंगा तो स्लोप कैसे देखूंगा? आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे क्या डालोगे? एक टेंजेंट डालोगे। तो टेंजेंट डालते ही क्या हुआ भाई? टेंजेंट डालते ही क्या हुआ? टेंजेंट डालते ही क्या हुआ? ये जो टेंजेंट आपको दिख रहा है किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। अगर ये अच्छा इस पॉइंट पे भी टेंजेंट डालूंगा तो ये भी पैरेलल आ रहा है, किसके पैरेलल आ रहा है? एक्स एक्सिस के। यानी कि देखो यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या एंगल क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। बढ़ते 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 यहाँ एंगल टेन थीटा किसके बराबर हो गया? ये एंगल कितना हो गया? देखो टेंजेंट भी इधर, एक्स एक्सिस इधर, टेंजेंट भी इधर, एक्स एक्सिस भी इधर, तो टेंजेंट इसके पैरेलल हो गया। तो इसका मतलब जो स्लोप होगा, जो एम स्लोप होगा, वो स्लोप किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा किसके बराबर है? dy अपॉन dx के बराबर। तो यहां से अगर मैं इस a पॉइंट की बात करूं और ये b पॉइंट की बात करूं, है ना, ये x2 था, तो a पॉइंट पे क्या बोल सकता हूं मैं? a पॉइंट पे क्या बोलूंगा? ऐसे लिखूंगा, फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए कौन सा पॉइंट है बच्चों? मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं? मैक्सिमम पॉइंट के लिए जो होगी कंडीशन वो होगी dy अपॉन, यानी पहली चीज तो हम लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी स्लोप क्या हो जाएगा? मैं ऐसे ही लिखूंगा, चलो स्लोप तो आपको पता ही है। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। और टेन थीटा बराबर कितना था? dy अपॉन कितना? dx। dy अपॉन कितना था? dx इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो यही कंडीशन किसकी है? मैक्सिमा की है। किसकी कंडीशन है? मैक्सिमा। समझ आई बात? तो ये पहली हमने कंडीशन निकाल ली ए के लिए। बी के लिए भी बात करेंगे तो फॉर पॉइंट बी, तो फॉर पॉइंट बी के लिए क्या लिख सकते हैं? बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट का नाम क्या है? मिनिमा। कौन सा पॉइंट है? मिनिमा। और मिनिमा के लिए हमें क्या करना है? टेन थीटा। अगेन देखो टेन थीटा, स्लोप पैरेलल आ रहा है। टेन थीटा क्या है? किसके बराबर है? जीरो के बराबर। टेन थीटा बराबर कितना है? dy अपॉन dx। किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट है ये? बी पॉइंट पर। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जीरो यहां पे लिख लेना। किस पॉइंट पर था ये? ए पॉइंट पर। तो यह बराबर कितना हुआ? जीरो हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? मिनिमा। क्या बोलेंगे इसको? मिनिमा, ठीक है। दोनों ही याद रखने हैं, दोनों ही सेम है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो और dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? ये बात समझ आ गई? तो ये तो याद रखना ही है कि चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, dy अपॉन dx किसके बराबर होगा? हमेशा जीरो के बराबर होगा, क्योंकि स्लोप क्या है? टेंजेंट। यानी टेंजेंट क्या पैरेलल आ रहा है एक्स के, यानी टेन थीटा किसके बराबर है? 0 डिग्री बन रहा है एंगल। तो एंगल अगर 0 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब वो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब सर हम कैसे पता करें कि सर ये क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ ये मैक्सिमा है या मिनिमा, तो एक बताना पड़ेगा आपको। तो ये कैसा पता करें? तो बच्चों यहां पे अब डबल डिफरेंशिएशन का यूज होगा। किसका यूज होगा? डबल डिफरेंशिएशन का। कैसे? तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। तो मिनिमम पॉइंट लिख लिया आपने, इसको हटा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, यहां लिख लेना। ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट, ठीक है। मिनिमम पॉइंट,
ठीक, अब देखो यहां से हम कैसे पता करें कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो आपको क्या करना है, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए कंडीशन याद रखनी है ना। अगर मैं इस इक्वेशन का, किसका, इस इक्वेशन का, है ना, इस इक्वेशन का ऐसे लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, है ना, दोनों ही इक्वेशन सेम है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, 1 ही लिख लो, चलो एक ही लिख लो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के हिसाब से करूंगा क्योंकि x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन। तो ये हो जाएगा d अपॉन dx, यहां से कितना हो जाएगा dx अपॉन dy, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये वाला इज इक्वल टू लगाओ। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना, डी एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, क्या इसको एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हैं क्या। तो ये अपने पास एक वैल्यू आई अपने पास डबल डिफरेंशिएशन की, सेकंड डेरिवेटिव की। अब यहां तक काम करना है आपको। अब आप जब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको क्या पहचान लेना है, उसके बाद ये पहचानना है, अगर आपकी केस नंबर 1, अगर आपकी डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब आप समझ लेना, उस कंडीशन को हम बोलेंगे मिनिमा। क्या बोलेंगे इसको, मिनिमा। क्या बोलेंगे, मिनिमा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, कैसी वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमा ही बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उस कंडीशन को हम मिनिमा बोलेंगे। दूसरी कंडीशन आती है अपनी केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या है, देखो समझो, केस नंबर 2 भी इजी है। केस नंबर 2 में ये याद रखना है, अगर आपकी वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब इतना सा होगा, और करके लिख लो, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, डी अगर डिफरेंशिएशन करने पर, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद आपकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, तो समझ लेना उस कंडीशन को हम बच्चों क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा कंडीशन, यानी मैक्सिमम कंडीशन। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी। बताओ ये बात समझ में आई। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आई, समझाई कि भाई ए पॉइंट होगा मैक्सिमा, ये मिनिमा, फिर हम इनका स्लोप कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यानी tan थीटा बराबर 0, और tan थीटा बराबर 0 का मतलब dy अपॉन dx। चाहे मैं ए पॉइंट की बात करूं, चाहे मैं बी पॉइंट की बात करूं, इस कंडीशन को हम मैक्सिमा बोलते हैं, इस कंडीशन को हम मिनिमा बोलते हैं। पर क्वेश्चन में दोनों की कंडीशन बराबर 0 है, dy अपॉन dx बराबर 0, dy अपॉन dx बराबर 0। पॉइंट ए पर भी वही, पॉइंट बी पर भी वही। ठीक है, मैंने तो लिख दिया है मैक्सिमा है मिनिमा, पर हम क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कि ये मैक्सिमा है या ये मिनिमा है, क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे। तो हमें क्या करना है, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। उसको डिफरेंशिएट करने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी ग्रेटर देन 0 आती है, तो वो कैसा होगा फंक्शन, मिनिमा वाला। और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है यानी लेस देन 0 आती है, तो वो कैसा फंक्शन होगा, मिनिमा, मैक्सिमा वाला। क्लियर है। तो स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर डालें जल्दी से। आपको बात समझ में आ गई। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बात आपको मैंने बता दी है, अब एग्जाम्पल से भी बताता हूं मैं आपको, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं यहाँ पे किसकी, क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे ना। चलिए तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन लिख लो, check whether the value of y
वैल्यू y इज मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, चेक करते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 दे रखा है। ठीक है, एक फंक्शन हमें गिवन है, बराबर। अब चेक कर लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला आप काम क्या करें बच्चों, सबसे पहला काम आप करें कि आप कंडीशन क्या रखें, मैक्सिमा या मिनिमा। तो आप क्या रखें, पहले आप ये रखें dy अपॉन क्या रखेंगे, dx बराबर क्या रखना है, 0 रख देना, क्योंकि x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या ऐसा लिख सकते हैं d अपॉन dx, फिर यहां से क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x प्लस कितना 4 इज इक्वल टू क्या रखना है 0। तो यहां से क्या लिखेंगे d, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, सबको पता है। चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं, है ना, क्योंकि अभी अभी शुरुआत है ना आपकी। तो एक्स स्क्वायर माइनस का d अपॉन डी एक्स इंटू 2x प्लस का d अपॉन डी एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, माइनस का 2 हो जाएगा, इसका 0 हो गया, प्लस 0 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगी वैल्यू, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई, 2 को उधर लेके 0 हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आई +1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई +1। अभी नहीं पहचानना है। अब ये तो हमने कंडीशन निकाल ली, अब ये कैसे पता करें ये मैक्सिमा है या मिनिमा। तो अब दूसरा काम क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिख रही है बच्चों आपको, ये वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या है 2। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट क्या करेंगे, देखो कैसे। अब देखो यहां से ना हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, जैसे इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, इसको तो ऐसे ही रहने दो। y बराबर कितना था अपने पास, एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का कितना है 2x प्लस का कितना है 4। ठीक है, ये था। अब इसको डिफरेंशिएट करने पे कितना आया, dy अपॉन कितना हुआ था, dx हुआ था, है ना। ये कितना हुआ था 2x, ये कितना हुआ था 2, है ना। और dy अपॉन dx को, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, है ना। ये इक्वेशन 1 थी, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, है ना, ऐसे लिख लेना आप। ठीक है, शुरुआत में कर देता तो ठीक था। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 को तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो करते हैं, देखें। तो ये हो जाएगा कितना, d स्क्वायर, है ना, लिखता हूं चलो पूरा, d अपॉन dy, सॉरी d अपॉन dx, dy अपॉन dx और इज इक्वल टू, अब चेक करते हैं पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव आएगी। तो देखते हैं d अपॉन dx, यहां से कितना है 2x माइनस 2। ठीक है, अब ये बोलो कितना, ये कितना हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन कितना dx स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का d अपॉन dx कितना हुआ 2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है d स्क्वायर y अपॉन कितना dx स्क्वायर। तो ये 2x का कितना हो जाएगा 2, इसका कितना 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अपने पास ये बताओ कितनी वैल्यू आई d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, कितनी आई वैल्यू। सर ये तो अपने पास प्लस का 2 आ गया, कितना आ गया प्लस का 2। तो बताओ +2 ग्रेटर देन 0 होता है या लेस देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव होता है नेगेटिव, कैसी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, इसका मतलब y कैसा है, y इज अ मिनिमा, y इज अ मिनिमा। कैसा फंक्शन है, मिनिमा। क्लियर, बात समझ आ गई। तो आप चाहे तो वैल्यू चेक कर सकते हो, y की वैल्यू आप किसमें, सॉरी इसकी वैल्यू कहाँ गया x की वैल्यू यहां से रख सकते हो। x की वैल्यू कितनी आ रही थी 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1।
तो 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, रख के देखो कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस का 4, ये कितना होगा 1 माइनस 2 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये कितनी आई 3 आ गई वैल्यू। तो ये मिनिमम कंडीशन है, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लें आप लोग, बराबर। तो जल्दी से इसको नोट करें, ठीक है। तो ये मिनिमा होगा ये फंक्शन, ओके, हटा दूं। अब देखो अगला मैंने ग्राफ वाला बताऊंगा, इसमें भी चाहे तो बना सकते हो, पर अगला मैं क्वेश्चन बताता हूं ग्राफ वाला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन वही सेम है ना। इफ x इज इक्वल टू, अब की बार f इज इक्वल टू दे रखा है 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस का 3, ये गिवन है अपने को क्वेश्चन में, है ना। ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ भी प्लॉट करना है इस बार। तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पैराबोला वाले ग्राफ बताए थे और लीनियर वाले भी बताए थे मैंने आपको, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक वेदर द, ठीक है, तो चेक करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू कितना है 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। अब क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, है ना, ऐसे कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं इसको। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, टाइम, क्योंकि टाइम t क्या है यहाँ पे, t यहाँ लिख लेना, t इज द टाइम, है ना। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से dx बाय कितना dt हो जाएगा, और यहाँ से अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन dt। यहाँ से क्या लिखेंगे 5t स्क्वायर माइनस का 9t प्लस का कितना 3, तो इसको अगर लिखेंगे हम तो ये लिखेंगे dx बाई dt, ऐसे कैसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5t का कितना होता है, डायरेक्ट बोलो मुझे 5t, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा अपना d अपॉन dt, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, एक मिनट, टी स्क्वायर माइनस का 9 बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन डी टी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, t की पावर 1 प्लस d अपॉन डी टी 3। तो अब देखो कितना होगा, dx बाई डी टी को dx बाई डी टी लिख के रखो, वेलोसिटी भी लिख सकते हो पर रहने दो। तो 5, ये कितना हो जाएगा 2t, है ना, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए आपको, अब मैंने खूब बता दिया है। ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 0, तो बच्चों यहाँ से कितना आएगा 10t माइनस का कितना 9, dx बाई डी टी कितना आया 10t माइनस 9। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम, 2 दे देंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये चीज समझ आ गई, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दी मैंने, 2 दे दिया। अब क्या करना है, तो फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, हम क्या करें, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या रखें, डी वाई अपॉन, यानी डी वाई तो है नहीं यहाँ पे, डी एक्स अपॉन डी टी रखें, डी एक्स बाई क्या है डी टी इज इक्वल टू क्या रखें 0 रख दें, क्योंकि फंक्शन कोई तो चेंज किया है, y की जगह x आ गया और x की जगह क्या आ गया t आ गया, है ना। dx बाई डी टी रखें, तो dx बाई डी टी कितना, अब dx बाई डी टी पता कर लेते हैं। तो dx बाई डी टी तो हमने निकाल लिया, कितना आया dx बाई डी टी 10t माइनस 9, तो क्या हम इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, चलो आप चाहो तो इसको एक बार और कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं इसको करूंगा 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना 0। ये डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ कर लिया है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कितना आया था 10t माइनस का 9 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये 10t बराबर कितना, 10t इज इक्वल टू माइनस 9 उधर जाएगा तो कितना प्लस 9, तो t बराबर कितना है बच्चों, कितना है t बराबर 9/10, ठीक है। 9/10 कितना होता है, t इज इक्वल टू कितना 0.9, कितना होता है 0.9 सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल टू निकाल लिया हमने 0.9 सेकेंड, या आप इसको एक काम करो ऐसे ही लिखा रहने दो 9/10, है ना, बाद में
ज़रूरत पड़ेगी अपने को, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन आ गई। अब हम कैसे पता करें सर ये मैक्सिमा या मिनिमा? तो अब पता ये करना है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन 2 को, है ना, हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, dx। तो इसको क्या करें, ऐसा लिख दो, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अपने पास कितनी थी इक्वेशन 2, dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना था, 10t माइनस कितना है 9। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई, है ना? फिर लिख देता हूँ अगर आपको ये चीज़ भी कंफ्यूज कर रही है तो डी अपॉन डी टी, यहाँ से क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, और यहाँ से डी बाई डी टी, ठीक है, इंटू 10t माइनस 9। अब कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और इधर से कितना होगा, ये हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये 10 आएगा, और माइनस 9 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो भाई ऐसा लिख लो, डी अपॉन डी टी इंटू 10t माइनस का डी अपॉन डी टी इंटू 9, ठीक है। तो 9 का होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, यहाँ से आया 10 माइनस 0, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब बताओ मुझे ये वैल्यू कैसी आई, यानी कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आया, प्लस का 10, और प्लस का 10 क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, सॉरी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। तो ये किसकी कंडीशन है, मिनिमा की। किसकी कंडीशन है, मिनिमा की। तो हमने पता कर लिया मिनिमा की कंडीशन है। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहला काम क्या करना है भाई, ग्राफ बनाने के लिए पहला काम हम ये करें, हमारी एक्स टी बराबर कितना आ रहा था, 9/10। तो हम पुट द वैल्यू, हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी बराबर 9/10 इन इक्वेशन 1 में रखो। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर कितना 5t, t की वैल्यू कितनी है 9/10 का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, माइनस का 9 इंटू 9/10, फिर ये कितना है प्लस का 3। अब देखते हैं यहाँ से कितना आ रहा है x। तो ये x बराबर कितना आया 5, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 81/100, ठीक है, माइनस का 81/10 हो जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ से कितना होगा बच्चों, x बराबर कितना, ये 5, तो ये हो गया 81/20, ठीक है, 520 जो होता है 100। यहाँ से कितना होगा 81/10 प्लस का 3, तो बाकी तो सब तुम्हें पता है। फिर बोल रहा हूँ कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो जाती है तो आप खुद से करेक्ट कर लिया करो, हो जाता है, ठीक है, गलती तो इंसान से ही होती है ना बच्चों। तो ये कितना हुआ एलसीएम 20 एलसीएम है ना, तो ये 20, तो ये 81 होगा, 10 2 जा, तो 81 2 जा कितना होता है 2 पे चेक कर लेता हूँ एलसीएम वगैरह सही है ना, 20 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 2, ठीक है। कितना आया एलसीएम, एक मिनट 20 10, तो ये हो जाएगा 10 2 जा 1 जा 2, 20 बराबर है, पर फिर भी चेक कर लिया, 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है, 8 दूनी 16 2, ठीक है, बराबर है 162, और प्लस 23 जा कितना होता है 60, ठीक है। अब देख लेते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर कितना 162 में से 60 गया तो कितना बचा 2, ये 0 102, ठीक है, कितना 102, तो 102 में से 81 और गया, तो 102 में से भाई 81 माइनस का 102, माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ से अपॉन 20। अब देखो 102 81, तो 2 में से गया 1, तो ये 1 बचा 2, तो ये 21 बचा, कितना बचा 21, तो 21 आएगा यहाँ पे, है ना। फिर भी चेक कर लेते हैं 102 81 1, ठीक है, तो 10 में से 8 गए तो 2, और ये बराबर है, सही है। चलो, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 21/20 बराबर, तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है।
x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अगर इसको पॉइंट में देखना चाहते हो तो 21 को डिवाइड कर लो 20 से, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 × 20, तो ये कुछ ऐसी आएगी 0 ले लो यहाँ पे, एक 0 5, तो 1.05 कितनी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आई 1.05, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1.05। क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें, मैं इस पर ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। हटा दूँ इसको, चलिए हटा रहा हूँ मैं इसको। चलिए देखिए इधर, तो अगर मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे, तो आगे अब ग्राफ बना लेते हैं, यही लास्ट है बस। क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर ही दिया है, ग्राफ बनाना है हमें। तो देखो x की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब एक काम और करना है यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, x इफ पुट x इज इक्वल टू 0, तो नहीं पुट t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वेशन 1 में रखो, इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन में x की t की वैल्यू 0 रखेंगे तो x बराबर कितना था 5t, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 प्लस 3, तो कितना आया x बराबर बच्चों 3 आ गया। x बराबर कितना आया 3 आ गया बराबर। ये बात समझ में आई, तो हमने ये भी निकाल ली वैल्यू। अब चलो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ चेक करते हैं। तो ग्राफ किसका बनेगा, xt का ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा, xt का, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो x लेनी है, जैसे y लेते थे, ये वैल्यू क्या लेनी है, t लेनी है ना, ये t, क्योंकि t x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर। जब जब t की वैल्यू रखोगे, जब जब x की वैल्यू मिलेगी, देखो जैसे t की वैल्यू 9/10 रखी तो आपकी 1.05 आई। कैसी वैल्यू आई बच्चों, ये माइनस की 1.05, कैसी वैल्यू आई माइनस के ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता नहीं तो अभी माइनस का, इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखो। माइनस की 1.05 कितनी, माइनस की है ना बच्चों, माइनस की वैल्यू, माइनस की 1.05, ठीक है। तो देखो जब जब हम t की वैल्यू रखेंगे तब तब हमारा x की वैल्यू मिलेगी हमें। तो अब एक चीज समझो कि जब मैंने t बराबर, ये तो कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ये पॉजिटिव लेते हैं हम ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो जब जब हम t की वैल्यू रखेंगे तब तब हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब सपोज करो मैंने t की वैल्यू 0 रखी तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिल गई। कितनी मिली, 3। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3, क्योंकि ऊपर वाली पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाली क्या लेते हैं, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमने जब 0 रखा तो 3 आया, और जब हमने ये वैल्यू रखी, कितनी वैल्यू, t बराबर कितना 9/10, तो 9/10 का मतलब बच्चों, t बराबर 9/10 का मतलब 0.9, तो जब 0.9 क्या यहाँ कहीं आएगा, 1 से कम होता है वो भाई, 1 ये +1 ये होता है, प्लस की 0.9, तो ये 0.9 है, इधर रख दो इसको, थोड़ा सा इधर रख देना, इधर ले लेना 0.9, ठीक है। तो 1 यहाँ कहीं आता है, 0.9 के आगे क्या आता है 1, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इनिशियल पॉइंट यहाँ है अपना, ठीक है। जब मैंने यहाँ रखी वैल्यू, तो अब अपने पास वैल्यू कितनी आई, जब मैंने 0.9 रखा 9/10, तो कितनी वैल्यू आई, 1 पॉइंट, माइनस का 1 पॉइंट, तो माइनस का 1.05 का मतलब ये माइनस की वैल्यू आएगी कितनी, 1.05। ये माइनस की कितनी वैल्यू आई बच्चों, माइनस की 1.05। तो क्या हमारा, इधर लिखता हूं इसको, माइनस की 1.05, तो क्या हमारा ग्राफ ऐसे बना, इस तरीके से, ये हमें एक कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है। अब देखो याद करो वो जो मैंने आपको पैराबोला वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो ओपन अप, ठीक है, और ओपन डाउन, ये सब बताए थे पैराबोला वाले, वही ग्राफ वैसे ही बनने। देखो यहां से स्टार्ट किया तो इस तरीके से ये बना, ठीक है। अब या तो आप वैल्यू रखो 0.9 के इधर वाली वैल्यू, तो 0.9 के इधर वाली वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, 0.8, 0.7, 0.5, 0.6, 0.4, ये सब वैल्यू रखोगे। और अगर आप रखोगे इधर की वैल्यू, तो 0.9 के बाद वैल्यू कौन सी आती है, मान लो 1 आती है, क्या वैल्यू आती है 1। तो अगर मैं 1 रख के देखूं तो चेक कर लेता हूं एग्जाम्पल से, ये नोट कर लिया सबने, इसको हटा रहा हूं मैं, है ना। चलिए रख के देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, सपोज करो इस तरीके से मैं रख लेता हूँ, कितना, चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव था, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर टी रखा है हमने, तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, एक्स की वैल्यू, सॉरी टी की वैल्यू क्या रख लेता हूँ, फर्स्ट में रख लेता हूँ टी बराबर इधर वाली, राइट वाली है ना, लेफ्ट वाली तो दिख ही रही है तुम्हें यहाँ से यहाँ तक, टी बराबर मैंने रख लिया 1, तो वाई एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स की इक्वेशन क्या थी 5
एक्स स्क्वायर सॉरी 5t² माइनस कितना था 90 प्लस कितना था 3, तो रखो भाई t की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 9 × 1 प्लस 3, तो ये कितना होगा 5 माइनस 9 प्लस 3, तो कितनी वैल्यू आई 5 माइनस 9 में से 3 गया तो -6, कितना आया -1। तो अब देख लो भले से 1.05, यानी कि जब मैंने वैल्यू कितनी रखी 1 रखी, कितनी रखी +1 रखने पे कितनी वैल्यू आई मेरी, ये यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगी, कितनी आएगी -1, कितनी वैल्यू आई बच्चों -1। तो इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ठीक है, बनेगा, है ना, ये दिख रहा है सबको, प्लस ये वाला पॉइंट दिख रहा है सबको, है ना। फिर और वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं, टी की वैल्यू 2 रखता हूँ, टी की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ, तो 2 रख के देखने पे क्या मिलता है, टी बराबर अगर मैं 2 रखता हूँ तो x बराबर कितना ले लेगा 2 का, टी की जगह 2 का स्क्वायर -2 + 3, देखते हैं क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, 9 2 18 होता है +3, तो 5 4 जा कितना होता है 20, ये कितना होगा -15, है ना, सही है। 18 में से 3 गए तो कितने बचे 15, माइनस का, क्योंकि माइनस का 18 बड़ा है, तो ये 20, ये प्लस का 5, +5 आ गया x। अब +5 आने का मतलब देखो x की वैल्यू मैंने कितनी रखी 2 रखी, तो मान लो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे मान लो 2 रख दी, कितनी यहाँ पे +2 रख दी, तो +2 रखने पे सॉरी t की वैल्यू में जब मैंने 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई अपनी, x की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई, है ना, यहाँ पे कहीं 5 आई, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 5 आई, तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से यहाँ पे इसको +2 मान लेना, इसको क्या मान लेना आप +2, है ना, इसको मान लेना आप +2, है ना। ग्राफ में बनाओगे तो आपका बनेगा, तो ये ग्राफ जो बच्चों बन रहा है ना आपका, इस तरीके से बन रहा है आपका ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कैसा बन रहा है आपका, इस तरीके से, ठीक है क्या, ये 2 है ना, ये क्या है अपना, ये तो 5 आया अपना, जब हमने 2 रखा, आगे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे, 3 रखोगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी x की, t = 4 रखोगे और बढ़ जाएगी, समझ आ रही है बात। तो इसी तरीके से इनफाइनाइट रख सकते हैं हम वैल्यू, ठीक है, क्लियर। तो ये अपने को याद रखना है, ये अपना ग्राफ बन गया। जब हमने यहाँ पे t = कितना रखा, कितना रखा बच्चों 2 रखा प्लस का, तो हमारा x = कितना आया +5। तो बताओ ये ग्राफ समझ में आया, प्लॉट कर दिया मैंने ग्राफ, आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो इतनी बात आप याद रखें, क्लियर। एक होमवर्क में दे देता हूं मैं आपको क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लेना, सब कुछ ठीक है जो भी मैंने आपको बोला है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, उसको सॉल्व करना। होमवर्क में क्वेश्चन है ये होमवर्क, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 आप ले लो। जैसे मान लो फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, पता करना है मैक्सिमा है या मिनिमा है ना, यही। तो इसमें ये वाला कर लेना आप, y = आप ले लेना x², ऐसे ले लेना x² ऐसे ले लेना 2x² + 1 2x² + x + -1, ठीक है। p ले लेना आप, y = 3x² + 2x - 4, ठीक है। c ले लेना आप, y = ठीक 3x³, ठीक है, 3x³ - 2x + 1। तो ये 3 क्वेश्चन आप कर लेना, ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं। ये क्वेश्चन आपके क्या है बच्चों, होमवर्क है, इसको करके ग्राफ नहीं बनाना है आपको, बस यही याद रखना है अभी कि किस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम पता कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसको नोट करें और इसको मुझे सॉल्व करके दें आप, ठीक है, ओके, थैंक यू।